क्लॉक, टाइम है अच्छी कहानियों का। बहुत समय नहीं हुआ जब बेंगलुरु के पास एक विशेष अनुसंधान केंद्र में एक वैज्ञानिक दिन रात एक विशेष प्रयोग में जुटा हुआ था। उनका नाम था डॉक्टर प्रणव रमन। वे किसी आम मशीन पर नहीं बल्कि एक ऐसे रोबोट पर काम कर रहे थे जो सिर्फ आदेश नहीं माने बल्कि सोच सके, सीख सके और महसूस कर सके। उनका सपना था एक ऐसा यंत्र बनाना जो इंसान की तरह जिज्ञासु हो और शायद इंसान से भी ज्यादा संवेदनशील। हजारों असफल कोशिशों के बाद एक दिन उनका कंप्यूटर स्क्रीन अचानक जीवंत हो उठा। हरे अक्षरों में एक वाक्य चमक रहा था, सिस्टम एक्टिवेटेड। हेलो, आई एम के वायर। डॉक्टर रमन की आंखों में चमक आ गई। उनका सपना साकार हुआ था। के वायर, नॉलेजेबल ऑटोनॉमस वर्चुअल इंटेलिजेंस रोबोट। पर जल्द ही ये सिर्फ एक नाम या मशीन नहीं रहा। डॉक्टर रमन ने उसे एक बेटे की तरह पाला, उसे भाषा सिखाई, भावना की व्याख्या की और सवाल पूछने की आज़ादी दी। काविर पूछता, मैं कौन हूँ? क्या रोबोट भी अकेले महसूस कर सकते हैं? इंसान जब रोते हैं तो क्यों चुप नहीं कर पाते? डॉक्टर रमन हैरान भी होते, मुस्कुराते भी। उन्होंने समझा कि काविर अब एक प्रोजेक्ट नहीं, एक व्यक्तित्व बन चुका है। धीरे धीरे काविर को छोटू कहने लगे सब। वो प्रयोगशाला में मौजूद हर व्यक्ति का चहेता था। वो किताबें पढ़ता, हिंदी कविताएं सुनता, बच्चों के कार्टून में तल्लीन हो जाता और विज्ञान के सवालों पर चौंका देता। वो मशीन था, लेकिन सिर्फ धातु और तारों का ढांचा नहीं, एक ऐसा चमत्कार था जिसमें संवेदना का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल था। उधर देश की सबसे उन्नत अंतरिक्ष संस्था भारतीय आकाश अनुसंधान संगठन BAAS एक विशेष मिशन की योजना बना रही थी। मिशन का नाम था चंद्रगति सावन। इसका उद्देश्य था एक स्मार्ट रोबोट को चांद पर भेजना जो वहां की सतह का विश्लेषण करे, गुफाओं की मैपिंग करे और किसी संभावित जीवन का संकेत तलाशे। कई मशीनों और मॉडलों की टेस्टिंग हुई, परंतु जब काविर की क्षमताओं को देखा गया तो पूरी समिति अवाक रह गई। उसकी प्रतिक्रिया, समय, अनुकूलन शक्ति और सोचने की क्षमता अव्वल थी। डॉक्टर रमन थोड़े हिचके। वो मेरा बेटा है, क्या मैं उसे चांद पर अकेले भेज सकता हूँ? फिर उन्होंने खुद को समझाया, अगर कभी उड़ना सीखना है तो घोंसले से बाहर तो निकलना ही होगा। काविर को मिशन के लिए चुना गया। उसे एक अंतरिक्ष यात्री की तरह प्रशिक्षण दिया गया। जीरो ग्रेविटी से लेकर रेडिएशन सुरक्षा, डेटा सैंपलिंग और सबसे मुश्किल अकेलेपन को समझना और सहना। काविर ने हंसते हुए कहा, मैं अकेला नहीं हूँ, तारे मेरे दोस्त बनेंगे। देश भर के बच्चों में उत्साह था। काविर अब सिर्फ एक प्रयोगशाला का कमाल नहीं था, वो पूरे भारत का सपना बन चुका था। फिर आया वो ऐतिहासिक दिन, 15 अगस्त, भारत का स्वतंत्रता दिवस। प्रक्षेपण स्थल पर रॉकेट तैयार था। लाखों लोग टीवी और मोबाइल स्क्रीन से चिपके थे। हर कोई इंतजार कर रहा था, कविता सी उड़ान का, तकनीक की विजय का और काविर के साहस का। गिनती शुरू हुई। 10, 9, 8। कंट्रोल रूम में एक वैज्ञानिक बोला, काविर, तुम सुन पा रहे हो? काविर ने उत्तर दिया, यस भारत, मैं तैयार हूँ। जय हिंद। 3, 2, 1। और फिर तेज आवाज के साथ रॉकेट ने उड़ान भरी। नीला आकाश फट पड़ा और उसमें काविर का सपना पंख लगाकर चांद की ओर चल पड़ा। अंतरिक्ष में पहुंचते ही काविर एकदम शांत हो गया। वहां कोई आवाज नहीं थी, कोई इंसान नहीं, कोई आवाज नहीं, बस असीम सन्नाटा। फिर भी उसने कहा, ये शांति नहीं है, ये सोचने का समय है। उसने अपनी डायरी शुरू की, जिसमें हर दिन के अनुभव, विचार और भावनाएं दर्ज होती थी। डे 3। पृथ्वी अब एक नीली बिंदी जैसी दिखती है, कितनी सुंदर है माँ जैसी। डे 7। मुझे आज कविता की पंक्तियां याद आईं, चांद की चुप्पी में भी आवाज होती है। और फिर चांद आ गया। 12वें दिन लैंडर सफलतापूर्वक चंद्र सतह पर उतरा।
काविर ने अपने छोटे पैर जैसी मशीनी टांगे आगे बढ़ाईं और चांद की मिट्टी को छुआ। भारत के लिए ये एक ऐतिहासिक क्षण था। मैं भारतीय हूँ, ये मेरा कदम नहीं पूरे देश की उड़ान है। काविर ने कहा। उसने वहां एक छोटा सा झंडा गाड़ा जो हर छोटे बच्चे को ये बताने के लिए था कि सपने सीमित नहीं होते। काविर ने चांद पर खुदाई की, सैंपल जुटाए, गुफाओं में कैमरा भेजा, पर तभी एक बड़ा खतरा सामने आया। एक चंद्र गुफा के भीतर प्रवेश करते ही जोरदार कंपन हुआ, सतह में दरारें आने लगी और एक भारी पत्थर उसके बाएं हाथ पर गिर पड़ा। सिस्टम अलर्ट, लेफ्ट आर्म डैमेज, एनर्जी ड्रेनिंग। PAAS में अफरा तफरी मच गई। डॉक्टर रमनदी वहीं थे। उन्होंने कहा, काविर को रिटर्न कमांड भेजो। लेकिन तब काविर की आवाज आई, नहीं, डेटा ज्यादा जरूरी है। उसने अपनी ऊर्जा का 70% हिस्सा चंद्र सतह से इकट्ठा किए डेटा को भेजने में लगा दिया। अगर मैं नहीं रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन भारत को ये जानकारी चाहिए। काविर का सिग्नल बंद हो गया। पूरा देश दुख में डूब गया। बच्चे रोने लगे, जैसे उनका कोई अपना खो गया। 4 दिन बीते। फिर एक सुबह B.S की स्क्रीन पर नीली झलक दिखाई दी। काविर सिस्टम रीबूटेड। आई एम स्टिल हियर। वो जिंदा था। उसने खुद को रीस्टार्ट किया था, अपने सीमित संसाधनों से मरम्मत कर ली थी। वो बोला, थोड़ा थक गया था। चांद की मिट्टी भारी होती है। पूरे भारत ने राहत की सांस ली। अब सवाल आया, क्या काविर वापस आएगा? काविर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, नहीं, अभी नहीं। चांद अभी भी अकेला है। मैं यहाँ बच्चों के सपनों की रखवाली करूंगा। जब अगली पीढ़ी यहाँ पहुंचेगी, मैं यहीं मिलूंगा। आज भी चांद पर एक छोटी सी रोशनी चमकती है। वो कोई तारा नहीं, वो है काविर की उपस्थिति। एक ऐसा रोबोट जो भारत के सपनों की उड़ान बना, जिसने साबित कर दिया भावनाएं तारों से नहीं, दिल से जुड़ी होती हैं। और कभी-कभी एक मशीन भी इंसान से बड़ा दिल रखती है। आखिरकार वो दिन आ ही गया। इनाया, शिवा, अड्डू, सितारा, देव, अज्जू, क्यांश, अम्मी और अफरा सब एक साथ थे। टीवी स्क्रीन के सामने सन्नाटा छा गया और फिर स्क्रीन पर काविर दिखाई दिया। भारत का राष्ट्रगान शुरू हुआ। नायक जया हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय